कल्प स्थान का जो चरक है उसके कल्प स्थान का हमारा पहला अध्याय है मदन फल कल्प के बारे में। हमारे जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कल्प स्थान में किसका अगत तंत्र का वर्णन किया है। ठीक है, आचार्य चरक क्या बात करते हैं, जो वमन विरेचन उनके कल्पों की बात की गई है कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं वमन या विरेचन के लिए कल्प का। तो पहले 3 नंबर श्लोक में देखिए, अथ खलु वमन विरेचनाय, हाईलाइट करना, वमन विरेचन द्रव्याणाम सुख उपभोग तमे स ही अन्य द्रव्य विविधे कल्पनार्थम भेदनार्थम विभागार्थम च इति अर्थः। मीन्स जो इसमें क्या बताया गया कल्प स्थान में, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बताया गया कल्प स्थान, तो बोलते हैं जो वमन विरेचन के द्रव्य हैं उनको सुपभोग बनाने के लिए, जैसे प्लांट्स आपके पास हैं, गुड़ूची देखी होगी किसने कैसी होती है, तो क्या आप ऐसी जो उसके लीव्स हैं वो ऐसे यूज कर लेते हो या कांड का यूज कर रहे हो, तो ऐसे तो यूज नहीं कर सकते ना, तो किसी फॉर्म में यूज करते हो, चाहे उसको सुखाकर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके या फिर स्वरस के फॉर्म में आप उसको यूज करते हो। तो ये जो आप द्रव्यों को यूज बनाते हो कि सुख उपभोग आप उनको अच्छे से यूज कर सको, उसके योग्य बनाते हो। और स ही अन्य द्रव्य विधे, और अन्य द्रव्यों के साथ उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनका फिर अच्छे से विभाग करना कि वमन के अलग योग हैं, विरेचन के ये अलग योग हैं, और उनकी क्रिया विधि, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होंगे, ये सब ये जो कल्प स्थान है यहाँ पे बताया गया। 4 नंबर श्लोक में आप हाईलाइट करना, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम, दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से निकालना वमन कहलाता है। अधो भागम विरेचन संज्ञकम, नीचे के मार्ग से निकालना विरेचन कहलाता है। ही उभयम व शरीर मल विरेचनाद विरेचन संज्ञा लभते, और जो दोष है हमारे ये अब ऊर्ध्व या अधो दोनों मार्ग किसी भी मार्ग से निकले, निकल तो दोष ही रहे हैं ना, और शरीर से बाहर निकल रहे हैं, तो इन दोनों के लिए विरेचन वर्ड भी यूज होता है। क्योंकि जब हम चरक जो सूत्र स्थान है वो पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं ना कि जो विरेचन है उसके 600 योग बताए गए हैं, तो 600 विरेचन के 600 योगों का मतलब उसमें वमन और विरेचन दोनों को काउंट किया गया, क्योंकि क्या है, शरीर से दोषों को यानी मल्ल है जो उनको बाहर निकालना विरेचन आप कॉमनली बोल सकते हो, वमन और विरेचन दोनों को। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर श्लोक में, ये जो वमन और विरेचन के द्रव्य हैं ये एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं ये बोला गया। आप इसको हिंदी में ही देख लीजिए, सेकेंड लाइन में हाईलाइट करना, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी और विकासी, ये गुण बताए गए हैं वमन या विरेचन द्रव्य में। ये गुण होते हैं 5, और वीर्य से, ये 5 गुण के साथ साथ ये अपना जो वीर्य है उससे हृदय में जाएंगे, धमनियों का अनुसरण करके पूरी बॉडी में प्रविष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, उष्ण होने की वजह से ये पूरी बॉडी में विलीन हो जाते हैं, दोषों को विलीन करते हैं। अणु होने से पूरी बॉडी में फैलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको, और फिर तीक्ष्ण होने से दोषों का छेदन करते हैं। आप हिंदी है जो उसकी देखिए 9th लाइन में, 9 नंबर लाइन में लास्ट में क्या बोला गया, दोष जब आमाशय में आ जाते हैं तो उदान वायु से प्रेरित होकर, हाईलाइट करना, और अग्नि वायु के उत्कर्ष से। वमन कैसे होता है, जब आपने जो द्रव्य लिए उनमें अग्नि और वायु महाभूत था, ज्यादा था, अग्नि और वायु महाभूत आपका था, और उदान वायु ने उसको प्रेरण दिया तो ऊपर से निकल जाएगा। इसी लाइन में आगे की तरफ हाईलाइट करना, ऊर्ध्व भाग से दोषों का हरण, ये प्रभाव बता दिया। इसी प्रकार जल और पृथ्वी के उत्कर्ष से, यानी जो विरेचन द्रव्य होते हैं उनमें महाभूत कौन सा, जल और पृथ्वी होता है, तो अधोभाग से दोषों हैं जो उनका हरण ये करने वाले होते हैं। तो दोनों में आपको याद रखने कौन से महाभूत की प्रधानता है। नेक्स्ट हमारा देखिए आप 6 नंबर श्लोक, 6 नंबर श्लोक में क्या बोला, फलम जिमूतक इक्ष्वाकु धमार्गम कुटजकृत वेदनम, यहाँ तक वमन के द्रव्य। फिर श्यामा त्रिवृत चतुर अंगुलः तिलविक महावृक्ष सप्तला शंखनी दंती द्रवंती च, ये हमारे विरेचन के द्रव्य बोले गए। आप पेज के टॉप पर एक लिखिए, हम आपको लिखवा रहे हैं वमन, ये जो वमन और विरेचन के द्रव्य हैं इनके योग आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले लिखिए मदन फल, मदन फल के आगे एरो करके लिख लीजिए 133, 133, 133। मदन फल के आपने एरो करके लिखा 133। फिर लिखिए जिमूतक, उसके नीचे ही लिखना, जिमूतक के लिख लीजिए 39। नेक्स्ट है हमारा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के आप लिखिए 45, इक्ष्वाकु 45।
नेक्स्ट है धामार्ग, धामार्ग के 60। फिर है वत्सक, वत्सक के होते हैं 18। नेक्स्ट है कृतवेधन, कृतवेधन के होते हैं 60। तो ये 6 द्रव्य हैं हमारे जो वमन के लिए प्रयोग होते हैं। तो मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धमार्ग, वत्सक और कृतवेधन, और इनके योग 133, 39, मतलब 133, 39, 45, 60, 18 और 60, इस तरीके से। तो ये सीक्वेंस, अगर आपको ये नंबर क्या, जैसे हम फोन नंबर भी तो याद करते हैं ना, तो उस तरीके से 133, 39, 45, 60, 18, 60, ये सीक्वेंस याद हुई। फिर आपको ये द्रव्य की भी सीक्वेंस याद हो, कैसे? मदन जी ई धावक, फर्स्ट जो वर्ड है मदन जी, जी में ज और ई अलग सोच लेना, मदन जी, ज से जिमू तक, ई से इक्ष्वाकु, धावक, धा मतलब धामार्ग, व से वत्सक और क से कृतवेधन। तो ये वमन जो द्रव्य हैं उनके योग हो गए टोटल। फिर आप लिखिए यहीं पे श्यामा त्रिवृत, श्यामा त्रिवृत, एरो करके आपने लिखा 110, श्यामा त्रिवृत 110, 110। चतुरंगुल 12, चतुरंगुल 12। तिलवक 16, तिलवक 16। महावृक्ष 20, महावृक्ष 20। नेक्स्ट है सप्तला शंखिनी 39। ये दोनों द्रव्य एक ही चैप्टर में है ना, तो नाम है चैप्टर का सप्तला शंखिनी। तो सप्तला शंखिनी दोनों के 39, दंती द्रवंती 48। तो ये 6 चैप्टर, 12 चैप्टर ना कल्प स्थान में टोटल। तो पहला है श्यामा त्रिवृत वाला, तो उसमें 110 योग, चतुरंगुल में 12, तिलवक में 16, महावृक्ष में 20, सप्तला शंखिनी में 39 और दंती द्रवंती में 48 हैं। तो ये दोनों के मिला के, यानी वमन वाले भी और विरेचन वाले भी, हमारे 600 विरेचन के योग बनते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हो विरेचन वालों की सीक्वेंस? श्यामा के 4 तिल, श्यामा मतलब श्यामा त्रिवृत, 4 का मतलब चतुरंगुल, तिल का मतलब तिलवक, और सुधा के 7 दांत, सुधा का मतलब होता है स्नूही यानी महावृक्ष, तो स्नूही के 7 या सुधा के 7 का मतलब सप्तला शंखिनी, दांत का मतलब दंती द्रवंती। तो श्यामा के 4 तिल, सुधा के 7 दांत, इस तरीके से, और मदन जी धावक, उसको याद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इस पेज पे, देखिए बॉटम में 7 नंबर श्लोक के नीचे लिखा है ना, ये 2 लाइनें लिखी हैं श्लोक की। त्रिविध खलु देश, देश 3 प्रकार का, कौन सा? जांगल, आनूप, साधारण, चेती। साधारण होता है जांगल और आनूप। राइट पेज पे आप आइए 893 पे, 893 थर्ड लाइन में हाईलाइट करना लास्ट की तरफ, वात पित्त बहुला स्थिर कठिन मनुष्यो प्रायो गय, यानी इसमें सबसे पहले जो जांगल देश होता है उसको एक्सप्लेन किया गया। तो जांगल देश में क्या बोलते हैं कि कैसी प्रकृति, यानी कैसा, कौन कौन से दोष होते हैं ज्यादा? तो वात पित्त बहुला, यानी वहां पे वात पित्त प्रकृति वाले ज्यादा होंगे। और कैसे होंगे? या वात पित्तज रोग ज्यादा होते हैं। फिर बोलते हैं स्थिर कठिन मनुष्य प्रायोग्य, इस जगह पे जो रहते हैं वो स्थिर और कठिन होते हैं मनुष्य ज्यादातर। नेक्स्ट है हमारे इसके नीचे जो श्लोक लिखा हुआ है, अनूप देश है जो उसका लक्षण, उसकी आप श्लोक की 5th लाइन में देखना, लास्ट के जो 2 वर्ड हैं, सुकुमार है पुरुषो पवन कफ प्रायोग्य, यानी इसमें प्रकृति कैसी होगी लोगों की, या फिर रोग कैसे होंगे? तो वात और कफ वाले रोग ज्यादा होते हैं, और सुकुमार पुरुष है, यहाँ के जो पुरुष हैं वो सुकुमार होते हैं। नेक्स्ट है इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई 8 नंबर श्लोक की, फर्स्ट लाइन लास्ट में देखना, स्थिर सुकुमार लक्षण, स्थिर भी होंगे और सुकुमार, दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखिए जांगल में हमने क्या पढ़ा था? स्थिर कठिन मनुष्य है। जो अनूप है उसमें हमने सुकुमार पढ़ा था। अब दोनों को कंबाइन कर लिया, स्थिर और सुकुमार प्रकृति के हैं जो, और सभी दोष नॉर्मल हैं जिसमें, वो साधारण देश हमारा बोला गया है। नेक्स्ट उसके बाद आता है 9 नंबर श्लोक में, यहाँ पे बताया 9 नंबर श्लोक, यहाँ पे बताते हैं प्रशस्त औषधि के लक्षण।
तो इन्होंने क्या बोला, तत्र देशे साधारणे जांगले वा, ऐसी औषध जो या तो साधारण देश में या जांगल देश से आपने ली हो। और सेकंड लाइन में प्रदक्षिण औदके, और दक्षिण भाग में जिसके जलाशय हो। आपने प्रशस्त औषधि कहाँ से लेनी है, ऐसी ऐसी जगह से लेनी है बताएगी, जांगल या फिर साधारण देश हो जहाँ पे शीत धूप जल इन सब से युक्त हो, भूमि नॉर्मल हो यानी समतल होनी चाहिए, और दक्षिण भाग में जलाशय हो, ये याद रखना है। थर्ड लाइन में बोला मिट्टी कैसी है उस जगह की, स्निग्ध कृष्ण मधुर मृत्तिके या स्वर्ण वर्ण मधुर मृत्तिके ऐसी होनी चाहिए, वहां से आपको जो ड्रग है उसको कलेक्ट करना है। फिर देखिए 10 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार, इसकी थर्ड लाइन से हाईलाइट करना हम शुरू करेंगे 10 नंबर श्लोक की। कौन से पार्ट को आपने कब जो है वो संग्रहण करना है, तो शाखा पलाशम अचिर प्ररूढ़म वर्षा वसंत्यो ग्राहे को आपने हाईलाइट किया। वर्षा वसंत्यो ग्राहे यानी वर्षा और वसंत ऋतु में आपने क्या करना है, शाखा पलाश, शाखाएं जो हैं, और पलाश मतलब पत्ते जो होते हैं, अचिर प्ररूढ़म यानी अचिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, यानी औषधियों के नई जो शाखाएं या पत्ते आए हैं उनको वर्षा वसंत्यो ग्राहे, वर्षा और वसंत ऋतु में ग्रहण करो। ग्रीष्मे मूलानी शिशिरे वा, ये फ्रेज याद रखना, ग्रीष्मे मूलानी शिशिरे वा यानी जो ग्रीष्म ऋतु है और शिशिर ऋतु है उनमें मूल का प्रयोग करना चाहिए। फिर शीर्ण प्ररूढ़ पर्णानाम शरदी, यानी जिसके पुराने पत्ते हो गए हों झड़ गए हों, शरद ऋतु में फिर क्या करें, त्वक कंद क्षीराणी को आपने हाईलाइट किया। शरद ऋतु में आपको त्वचा कंद और किसी भी प्लांट का अगर आपको क्षीर दूध लेना है तो शरद ऋतु में। हेमंते साराणी को आपने हाईलाइट किया, हेमंत ऋतु में सार का प्रयोग। यथा ऋतु पुष्प फलम इति, ऋतु के अकॉर्डिंग पुष्प और फल का प्रयोग करना चाहिए। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर श्लोक की। जो शाखा पलाश है वो वर्षा वसंती ग्राहे, ग्रीष्मे मूलानी शिशिरेवा, और त्वक कंद शिराणी शर्दी, और हेमंते साराणी, और ऋतु के अकॉर्डिंग पुष्प और फल लेने को बोला है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर श्लोक। 11 नंबर श्लोक हिंदी की सेकंड लाइन में आप देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा में द्वार वाले घर। अब आपने औषधि तो जहां से भी कलेक्ट करनी थी, आपने पहले भूमि देखी, फिर औषधि के कौन से पार्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ले ली, तो कैसे घर में उसे रखें, तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जो द्वार वाला है ऐसे घर में उसको रखने को बोला। फिर इसके बाद नीचे देखिए 11 नंबर श्लोक के नीचे 2 श्लोक की लाइनें लिखी हुई हैं। इसमें क्या बोला, तानी च यथा दोषम प्रयुंजित सुरा सोवीर तुशोदक मैरेय मेदक धान्य अम्ल दधी अम्ल आदि भी देत, यानी ये जो आपने द्रव्य लिए ऊपर जो भी आप ड्रग ले रहे हो, संग्रहित जो औषधि हैं इनका दोषों के अनुसार यूज करना है। मतलब अगर वात दोष है तो आपको सुरा सोवीर इनके अनुपान के मतलब औषधि ली और इनका अनुपान पी लो तो वात के लिए अच्छा है। फिर मृद्विका आम्लक मधु मधुक परुषक फाणित क्षीर आभि पित्तई, पित्तज अगर व्याधियों में आप ले रहे हो औषध को तो इस अनुपान के साथ लो। और श्लेष्मी के तू मधु मूत्रम गशाया को आपने हाईलाइट किया, क्योंकि वात वाले में भी बहुत ज्यादा है, पित्त वाले में भी बहुत सारे अनुपान बताए, कफ वाले में 3 ही है तो तीनों को आप याद रखें। मधु का सेवन करने को बोला इन्होंने, फिर उसके बाद मूत्र का, और फिर कषाय का प्रयोग करना है, मधु मूत्र कषाय। आप ये जो पेज है हमारा 8, 9 और 5, 8, 9, 5 पेज नंबर पे, इस पे लिखिए राज निघंटु अनुसार। राज निघंटु के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो द्रव्य हैं उनका कब ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये तो 10 नंबर श्लोक में तो हमने पढ़ लिया चरक के अकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं कि कौन सा पार्ट कब लेना है। आप यही लिखिए राज निघंटु के अनुसार। आपने लिखा कंद, एरो करके लिख लीजिए हेमंत, कंद का प्रयोग करते हैं हेमंत ऋतु में। मूल शिशिर, मूल ग्राह्य कौन सी ऋतु में, शिशिर को आप लिख सकते हैं। फिर लिखिए पुष्प और फल, पुष्प और फल, एरो करके आपने लिखा बसंत। नेक्स्ट है प्रवाल पत्र, प्रवाल पत्र, एरो करके लिखिए निदाघ, निदाघ मतलब ग्रीष्म ऋतु, निदाघ लिखिए आप ब्रैकेट में, ग्रीष्म ऋतु भी लिख लेना। फिर नेक्स्ट है पंचांग,
पंचांग पे आपने लिखा शरद। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। राज निघंटु के अनुसार जो कंद है वो ग्रहण करनी है हेमंत में, मूल का ग्रहण करना है शिशिर में, पुष्प और फल का बसंत ऋतु में, प्रवाल पत्र है जो उसका निदाग यानी ग्रीष्म में, और पंचांग का शरद ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 13 नंबर श्लोक में, 13 नंबर श्लोक। आप देखिए जो हम आपको वर्ड बोलेंगे सिर्फ वही हाईलाइट कीजिएगा। वमन द्रव्याणाम मदन फलानी श्रेष्ठ। वमन द्रव्यों में मदन फल श्रेष्ठ है, सबको पता है। अन्य अन्यतम आचक्षते यानी बाकियों से मदन फल श्रेष्ठ है। अन्न पायित्वात को आपने हाईलाइट किया इस वर्ड को, अन्न पायित्वात होने की वजह से। अन्न पायित्वात का मतलब क्या होता है? अन्न पायित्वात इति वमन द्रव्य अंतर अपेक्षा ही अल्प व्याप्ति कर्म, यानी और द्रव्यों की उपेक्षा। अब जैसे आप किसी को वमन कराते हो, विरेचन कराते हो, तो पेशेंट को कष्ट तो होगा ही ना। अब विरेचन वो बार बार जा रहा है, वमन बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम तो होगी उससे। लेकिन और द्रव्यों की उपेक्षा इसके कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं, कम होने के चांसेस होते हैं। तो अन्नपायित्वात का मतलब ये है। तो अन्नपायित्वात होने से मदन फल बाकियों की उपेक्षा श्रेष्ठ बोला। और फर्स्ट लाइन लास्ट से हाईलाइट करना, बसंत ग्रीष्मयो अंतरे पुष्य अश्वभ्याम मृग शिरा वा गृहेत मैत्र मुहूर्ते। यहां तक आपने हाईलाइट किया। चाहो तो आप इसको हिंदी से हाईलाइट कर लो, थर्ड लाइन से। आपको मदन फल लेना कब है? बसंत या ग्रीष्म ऋतु के बीच में। पुष्य अश्विन और मृगशिरा ये नक्षत्र होने चाहिए, और मैत्री मुहूर्त में ग्रहण करने को बोला। और कैसे हो मदन फल, कैसे ग्रहण करने हैं? यानी पाकानी पके हुए हों अच्छे से, काने ना हो, अहरितानी हरे नहीं होने चाहिए, पांडुनी पांडु वर्ण के हों, अकृमिणी कृमियों के द्वारा खाए ना गए हों, या फिर उनमें से स्मेल गंदी ना आ रखी हो, इस तरीके के अच्छे लेने हैं, मतलब वो बोला। और फिर देखिए क्या बोलते हैं ये, हिंदी में ही देख लीजिए आप। हिंदी जो हमारा है थर्ड लाइन में देखना, बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच आपको मदन फल का ग्रहण कब करना है? बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में। नक्षत्र कौन से हो? पुष्य अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्र। और मुहूर्त मैत्र मुहूर्त में संग्रहण करने को बोला। जो मदन फल पके होने चाहिए, काने ना हो, हरे ना हो, यानी पांडु वर्ण के हों, कृमियों के द्वारा ना खाए गए हों, दुर्गंध न जिनमें से आती हो, जंतुओं ने ना जिसको खाया हो, जिसका फल जो वो छोटा ना हो, यानी ऐसे मदन फलों को लेकर साफ कुशा की पोटली में बांधकर ऊपर से क्या करना है? गोबर का लेप करने को बोला। फिर उसको उड़द है, भूसा है, शाली है, धान्य, कुल्थी, मूंग, इनमें से किसी भी एक धान्य राशि में हाईलाइट करना, 8 दिन तक रखने को बोला। आपने मदन फल लिए जैसे लेने थे, उनको कुशा से बांध कर अच्छे से, उनके ऊपर आपने गोबर का लेप लगा दिया। उसके बाद उनको, उस जो आपने अभी लेप लगाया है, उसके बाद उसको धान्य राशि में रखना है। तो धान्य किसी भी तरीके का धान्य हो सकता है ना, जैसे कि उड़द है, मतलब माश है, शाली धान्य है, कुल्थी है, मूंग है, तो उसमें रखने को बोला। हाईलाइट क्या आपने किया? कितने दिन तक? 8 दिन तक आपको याद रखने की, 8 दिन में रखना है। उसके बाद उसको कब निकालना है? जब मदन फल जो है वो कोमल आ जाएंगे, उनमें मधु के समान गंध आने लगेगी, तो उनको निकालकर छाया में सुखा लेना है। और जब अच्छे से छाया में सूख जाए तो मदन फल के बीजों को अलग कर लें। श्लोक में वर्ड है फल पिपलिम उद्धरेत। फल पिपली जो है, मदन फल की जो पिपली है, बीज है, उनको निकाल लेना चाहिए। फिर उन बीजों को घृत है, दही है, मधु है, तिल कल्क से मर्दन करके पुनः सुखा लो, और फिर उसको किसी जगह पे आपने संग्रहित करके रख लेना है। नेक्स्ट पेज पे आप आइए, 8, 9, 7 जो पेज नंबर है हमारा, उस पे उसके देखिए फोर्थ लाइन में देखना, तासाम फल पिपली नाम अंतर नख मुष्टि को आपने हाईलाइट किया। ये जो फल पिपली अब आपने संग्रहित करके लिख रख ली। अब आपके पास पेशेंट जब भी आएगा, जिसको आपको लगा कि इसको मदन फल से आपको वमन कराना चाहिए, तो आप उसको कितनी मात्रा यूज करते हो? तो याद रखें, मदन फल की जो मात्रा है, यानी फल पिपली की, वो अंतर नख मुष्टि लेने को बोला है। और इसी लाइन में लास्ट में हाईलाइट करना, यष्टि मधु कषायेण कोविदार कर्बूदार नीप विदुल बिंबी क्षण पुष्पी सदा पुष्पी
प्रत्यक पुष्पी कषायम अन्य, यानी प्रत्यक पुष्पी आदि कषाय हैं जो, इनके साथ इसको जो है वो सेवन करना चाहिए। जब आप किसी को वमन कराते हो, आपको भी पता होगा प्रोसीजर का, कि जैसे हम आपको वमन किसी को कराना है तो एक दिन पहले उसको कफ को बढ़ाने वाला आहार आप देते हैं, उसका कफ, ताकि थोड़ा और बढ़े, अच्छे से उसको वमन हो, क्योंकि कफ बढ़ा हुआ होगा तभी वमन ज्यादा अच्छा होता है। तो कफ को बढ़ाने वाला आहार दिया। इधर तो आप पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो, फिर आपको मेडिसिन भी तो प्रिपेयर करनी है कि कल उसको क्या दोगे। तो ये जो मदन फल की आपने मात्रा बोली, अंतरनख मुष्टि, इसको आपको इन इन द्रव्यों के जो आपको ये बोले, यष्टि, मधु, कोविदार, कर्बूदार, विदुल, नींब, ये हमारा वमनोपग महाकषाय है एक्चुअली, जो कषाय बताए गए। इनमें क्या करना है आपने, इनमें से किसी भी एक कषाय में इस मदन फल पिपली को रात्रि में रख देना है। इधर पेशेंट को कफ प्रकोपित, कफ को बढ़ाने वाली डाइट दी, इधर आपने मेडिसिन भी प्रिपेयर कर ली साथ साथ। अब उस पेशेंट को सुबह सुबह ये जो कषाय में मिला हुआ आपका अंतर्नख मुष्टि प्रमाण में था, ये पिलाना है पेशेंट को, उससे उसको वमन होगा, ऐसा बोला गया है। अब आप देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है श्लोक का, उसमें थर्ड लाइन लास्ट में यहाँ पे बोला गया है, पायेद श्लेष्म ज्वर गुल्म प्रतिशायार्ता। ये जो आपने योग दिया, ये किनको देते हैं आप, श्लेष्मिक ज्वर है, गुल्म है या प्रतिशाय से जो पीड़ित है उनको देना है। पुनः पुण्याद पित्त आगमात, यानी अब क्या होगा, पित्त जब उस पेशेंट का बाहर आएगा, और तेन साधु वमिति, और हीन वेगम तू, जब पित्त आ जाए, यानी जो वमन है उसमें पित्त के दर्शन हो जाए, इसका मतलब वमन अच्छा हुआ उसको। और हीन वेगम तू हाईलाइट करना, अगर किसी को हीन वेग आए हैं वमन के, हीन वेगम तू पिपली आमलक सर्षप वचा कल्क लवण लवण उष्णो उदके, यानी ये ऐसा ऐसा, ये जो है यानी पिपली है, आमलक, सरसव, वचा, इनका कल्क जो गर्म पानी में मिलाकर आप पेशेंट को बार बार पिलाते हो, ताकि उसको जो हीन वेग है वो नॉर्मल हो जाए, यानी उसको वमन के वेग अच्छे आए। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर श्लोक। 15 नंबर श्लोक में आप देखिए, सर्वेषु तु मधु सैंधवम कफ विलयन छेदनार्थम वमनेशु विदद्याद, यानी मधु और सैंधव भी आप उसको हाथ में डालते हो जो वमन के लिए यूज कर रहे हो, वो क्यों करते हो, कफ विलयन छेदनाय, यानी कफ के विलयन के लिए, उसको छेदन करने के लिए देते हैं। न उष्णम विरोधी मधुनः छर्दनम योग युगस्थु अविपक्वम प्रत्यागमनम दोष निर्हरणम, मतलब आप क्या करते हो, आपको पता होगा कि जो मधु होती है, हमारी शहद है, उसको उष्ण किसी द्रव्य के साथ लेने को निषेध बोला है, कि गर्म पानी में भी नहीं देना, या इस तरीके से बोला जाता है ना मधु को लेने के लिए, कि नहीं लेना है उसको। तो आप जब मदन फल में भी आप ऐसा दे रहे हो, जब आप वामक योग दे रहे हो किसी को, तो उसमें गर्म पानी में भी आपने लवण भी डाल के दिया, मधु भी डाल के दिया, तो ऐसा क्यों, अब उसको कोई हार्म नहीं होगा क्या, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना इस चीज का। तो यहाँ इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो वमन, आप वमन के लिए जब पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दे रहे हो, तो वो पचती नहीं है उस पेशेंट को। कोई भी चीज हमारी बॉडी में कब कॉम्प्लिकेशन करती है, जब वो डाइजेस्ट हो जाए, हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब कोई ऐसी चीज है हमने खाई, हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया, वो एज इट इज निकल जाएगी, ठीक है, डेफिकेशन के थ्रू, कुछ नहीं होगा उसका, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अब जो मदन फल मतलब वमन के लिए आप चीजें ले रहे हो, उस व्यक्ति को दे रहे हो, तो क्या होगा, ये बिना पाक हुए ही उसको निकल जाती है। तो जो मधु है वो कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं करता, क्योंकि वमन कारक जो द्रव्य है उनका पाक नहीं होता, पाक से पहले ही वो शरीर से बाहर आ जाती है, इसलिए विरोधी नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखिए 17 नंबर श्लोक में, 17 नंबर श्लोक में क्या बोला, फल पिपली क्षीरम तेन वा क्षीर यवागु अधो भागे रक्त पित्ते हृद दहे, यानी अधो रक्त पित्त है और हृद दहा है, तो मदन फल की जो फल पिपली है उससे सिद्ध जो दूध है और यवागु है उसका प्रयोग करने को बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर श्लोक में, आप देखिए 19 नंबर श्लोक के आप आगे लिख लीजिएगा, घ्रेय योग। घ्रेय, घर वाला घ होता है ना, घ्रेय योग मीन्स सूंघने के लिए जो आप योग देते हो। मदन फल का क्या घ्रेय योग भी है एक, मदन फल को जैसे और जो वामन कारक द्रव्य उनकी 21 भावनाएं देनी है। फिर उसका जो चूर्ण है उसको क्या करना है,
कमल का फूल होता है उसके ऊपर छिड़क देना है आपको रात्रि में। फिर सुबह पेशेंट को आपने अच्छे से यवागु योगु पिला के भर पेट पूरा अकंठ पान करा के द्रव्यों का उसको क्या करना है, वो जो कमल के ऊपर आपने ये चूर्ण जो चूर्णन किया था जिसका, उसको उखाड़ कर क्या सुंघाना है जस्ट पे उस पेशेंट को। घृ सुंघाने से ही उसको वमन हो जाएगा। तो ये हमारा मदन फल का घृय योग बताया। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है 26 नंबर श्लोक की हेडिंग देखिए, मदन फल के विभिन्न साधन यानी विभिन्न योग आगे बोले, आप यहीं पे लिख लीजिए 10 योग हैं, शार्डव के 10 योग। फिर है हमारा 27 नंबर श्लोक, 27 नंबर श्लोक में आप हाईलाइट कर लीजिएगा मदन फल के पर्याय। हम जो भी चैप्टर जो कल्प स्थान है उसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट हमने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा या फिर 7th चैप्टर है और जो लास्ट चैप्टर है वो थोड़े बड़े हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जो भी हमारे चैप्टर होंगे उनमें आपको कुछ स्पेसिफिकली 2-3 चीजें हैं जो हर चैप्टर की याद रखनी है। एक तो टोटल उस कोई भी द्रव्य स्पेसिफिकली जो आप पढ़ रहे हो उसके योग कितने टोटल, उसके बाद उसके पर्याय क्या हैं या उसका प्रयोज्यांक क्या है या उसमें कोई मात्रा आई तो मदन फल के पर्याय आप हाईलाइट कर सकते हैं, मदन, कराहट, राड, पिंडी तक फलम स्वश्नश्च इति, ये हमारे मदन फल के पर्याय बोले गए हैं। नेक्स्ट आपको पता ही है मदन फल के जो हमारे योग हैं वो तो टोटल तो 133 होते ही हैं। तो ये बताए गए मदन फल है जो उसके कषाय के 9 योग, लास्ट में एक टेबल बनी हुई है ना, मदन फल के कषाय के 9 योग हैं, मात्रा के 8 योग, दुग्ध और घृत से 5 हैं, फाणित से 1, चूर्ण का 1, नस्य का 1। ये एक एक वाले आप याद रख सकते हो ना, फॉर्चून से, फॉर्चून मतलब फ से फाणित, च से चूर्ण, न से नस्य, फॉर्चून का 1 योग यानी फाणित चूर्ण और नस्य से 1-1 योग है। लेह से 20, मोदक से 20, उत्कारिका से, शशकुली से 16, पूप से 16, शार्डव के 10 योग। ये शार्डव के 10 योग आप हाईलाइट कर सकते हैं टेबल में, शार्डव के 10 योग हैं मदन फल के, पूछा जा सकता है। आप यही लिख लीजिए इंडिकेशन, इंडिकेशन आपने लिखा मदन फल की इंडिकेशन क्या, वैसे तो आप वमन के लिए जो कफज विकार है उसमें करते ही हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो इंडिकेशन बोली है उसमें लिखना कफज ज्वर, कफज ज्वर, गुल्म और प्रतिशाय। कफज ज्वर, गुल्म, प्रतिशाय ये हमारे जो मदन फल है उसकी इंडिकेशन है।